बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। क्योंकि एक आरामदेह मुनक्कश कुर्सी को वहां रख दिया गया था। मज़कूरा कुर्सी दो अफराद ने वहां पहुंचाई थी और वो जिस खामोशी से आए थे इसी खामोशी के साथ कुर्सी वहां छोड़कर वापस चले गए थे। इनके अजसाम पर भी सिक्योरिटी गार्ड्स वाले यूनिफॉर्म थे। अमरीकी खुसूसन यहूदी वक्त जाया करना पसंद नहीं करते। बर्नार्ड ल्यू ने भी मुझे ज्यादा इंतजार नहीं कराया और कुर्सी वहां पहुंचने के ठीक 5 मिनट बाद वो इस कुर्सी पर विराजमान हो चुका था। मैं खिड़की के साथ लगा खड़ा था। इस वक्त हम दोनों के सिवा वहाँ कोई भी नहीं था। बर्नार्ड ल्यू ने मेरी जानिब देखते हुए सर को खफीफ सी अफामी जुम्बश दी। शायद ये इसका हेलो हाय का अंदाज था। मैं गहरी नजर से इसका जायजा लेने लगा। इसकी उम्र 80 के करीब होगी, ताहम वो खासा सेहतमंद और फिट था। इसकी चौकसी इसी वक्त पता चल गया था जब वो तेज और मुस्तैद कदमों से चलते हुए इस कुर्सी तक पहुंचा था। इसका कद 5 फुट 10 इंच रहा होगा। सर के बाल और बवें तक सफेद और पेशानी पर हद तक साफ हो चुकी थी। गोया बवें तक सफेद और पेशानी बड़ी हद तक साफ हो चुकी थी। गोया वहाँ नमूदार हो चुका था। रंगत सुर्खो सफेद, चेहरा बेज़बी, आंखें नीली और गुसीली, थोड़ी फरबा और चौड़ी जो इसके दौलतमंद होने की अलामत थी। पेशानी की कशादगी और आंखों की गहराई से जहानत मुतरशा थी। इसने रस्मी अलैक सलैक को जरूरी न समझा और बराह रास्त मुझसे मुखातिब करते हुए बोला, मिस्टर वजदान, हमारा मेहमान बनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? निहायत ही वाहियात। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाकर शुस्ता अंग्रेजी में जवाब दिया, लगता है कि तुम लोग मेहमान के मफहूम से ना आशना हो। मेहमानदारी तो बहुत दूर की बात है। वो मेरी इस तुर्श कलामी को बड़े तहम्मुल से पी गया। ठहरे हुए लहजे में बोला, दरअसल हमारे नजदीक दोस्त और दुश्मन की मेहमान नवाजी के आदाब और तरीका जुदा जुदा है। मुझे तुम लोग अपना दोस्त समझते हो या दुश्मन? मैंने बदस्तूर सख्त लहजे में इस्तफसार किया। अगर तुम कहोगे दोस्त तो मुझे यकीन नहीं आएगा। तुम लोगों ने हमारे साथ बदतरीन दुश्मनों ऐसा सलूक किया है। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, फिलहाल तुम दोस्त हो और ना ही दुश्मन। तुम्हारा आइंदा रवैया तुम्हारी हैसियत का तयन करेगा। एक लम्हे को तवक्कुफ करने के बाद इसने इजाफा किया, बहरहाल अब तक तुम्हारे साथ जो भी नारवा सलूक हुआ वो हमारी मजबूरी थी। तुम्हारी खतरनाकी ने हमें बेहद मोहताज बना दिया था। मैंने इससे अपनी खतरनाकी की तफसील मांगी और बराह रास्त मकसद की बात की तरफ आ गया। मैं भी एक लम्हा जाया करने के मूड में नहीं था। मैंने पूछा, तुमने मेरे आइंदा रवैये और हैसियत के तयन की क्या बात की है? खासे समझदार हो वो सराहने वाले अंदाज में बोला, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम तुम्हें दोस्त बनाने की हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। अगर तुमने हमारी बात मान ली तो जिंदगी भर ऐश करोगे। मैंने इस्तरारी लहजे में पूछा, तुम कौन लोग हो? हमारा तल्लुक यहूदी लॉबी के एक आला और अरफा तबके से है। तुम लोगों ने अमरीकी CIA के तावन से मुझे अलास्का पहुँचाया है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, यह भी तो ऐन मुमकिन है मैं इस वक्त CIA वालों के दरमियान हूँ। मैं तुम्हें ऐसा सोचने से रोक तो नहीं सकता, अलबत्ता ये जरूर कहूँगा हमारा तल्लुक CIA और FBI वालों से हरगिज नहीं है। हम जिस यहूदी तंजीम से वाबस्ता है इसका नाम JDP है। ये राज हमारे चंद खास लोगों तक महदूद है। तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे को भी उम्मीद है हम तुम्हें अपना दोस्त बनाने में कामयाब हो जाएंगे और बेफर्जे महाल अगर ऐसा नहीं हो सका तो भी तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। तुम नहीं जानते इस वक्त तुम कहाँ हो और आइंदा तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इसके अल्फाज में छुपी हुई धमकी को मैंने बड़ी वजाहत के साथ महसूस किया। वो खामोश हुआ तो मैंने कहा, मिस्टर ल्यू, चलो मैं तस्लीम कर लेता हूँ तुम CIA या FA या FBI वाले नहीं, लेकिन तुमने जिस तरह CIA वालों के तावन से मुझे मजबूर बेकस बनाकर यहाँ तक पहुँचवाया है, इससे तो यही जाहिर होता है कि वो लोग तुम्हारे लिए काम करने को हर वक्त तैयार रहते हैं। तुम लोगों का अच्छा खासा असर है इन पर। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, CIA हो या FBI या फिर पेंटागन, ये इदारे हमारे इशारों पर नाचते हैं। तुम्हें JDP की ताकत का शायद अंदाजा नहीं। JDP का लफ्ज या अल्फाज मेरे लिए नए हैं। मैंने तंजिया लहजे में कहा, अलबत्ता मैं इतना जरूर जानता हूँ यहूदी लॉबी इस वक्त बहुत ताकत में है। अमेरिका का सदारती निजाम इनकी मर्जी के मुताबिक चलता है। वो जिसको
चाहे कुर्सी सदारत पर बिठा दें और जिसे चाहे अवाम की निगाह में जलील और रुसवा करा दें। वो फखरिया अंदाज में मुस्कुराया। इसके करख्त चेहरे पर मुस्कुराहट ने अजीब सा तासर उबारा। रौनक भरे लहजे में बोला, हम किंग मेकर हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारी हुक्मरानी है। हम लोगों, कौमों और मुल्कों की तकदीर लिखते हैं। तुम हमारी दोस्ती पर नाज करोगे। मैंने इसे घिसने की खातिर पूछा। मुझ पर संगीन इल्जामात आयद करके पाकिस्तान से यहाँ ले आया गया है और अब तुम मेरी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो। मैं तो तवक्को कर रहा था मुझे DC पहुँचाया जाएगा, मुझ पर मुकदमा चलेगा और सख्त तरीन सजा से गुजारा जाएगा, जैसा कि तुम लोग एमल कांसी के साथ करने वाले हो। मगर तुम्हारा हालिया रवैया देखकर मैं उलझन में पड़ गया हूँ। ये तुम लोगों की कौन सी पॉलिसी है? एक तो तुम्हें गैर मुतल्लक लोगों को अपने साथ नथी करने का बड़ा शौक है। इसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। एमल कांसी और धन्नो तुम्हारा मसला नहीं है। मैं तड़प कर रह गया। एमल कांसी से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता कभी नहीं रहा था, लेकिन धन्नो यानी साहिल तो मेरे लिए रगे जां की हैसियत रखती थी और वो मनहूस बर्नार्ड लियो अपने इसे गैर मुतल्लक कह रहा था। मेरे चेहरे पर उभरने वाले नागवारी के तासरात को इसने फौरन नोट कर लिया। एक तो तुम मशरकी लोग, खुसूसन पाकिस्तानी, बहुत जोशीले और जज्बाती होते हो। तुम में तहम्मुल और बर्दाश्त नाम की कोई चीज नहीं। तुम्हारे एहसासात को जरा सी ठेस लगे तो फौरन भड़क उठते हो। मैंने इसके तबसरे पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। इस किस्म के ख्यालात का इजहार इस तोता मार का नाक वाले यहूदी ने भी किया था। मैं खामोशी से बर्नार्ड लियो को घूरता रहा तो इसने वजाहत करते हुए कहा, तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दूं कि एमल कांसी अमेरिकी CIA का मुजरम है। इसने निहायत ही अहम अमेरिकी एजेंट्स को कत्ल किया था। CIA वालों ने इसे पकड़ने के लिए वक्त और डॉलर्स बेदरेग खर्च किए हैं। अब इस पर अमेरिकी कवानीन के मुताबिक बकायदा मुकदमा चलेगा और इसका जो भी हशर होगा वो दुनिया देखेगी। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद इसने इजाफा करते हुए कहा, शायद ही ये बात तुम्हारे इल्म में ना हो कि एमल कांसी एक तवील अरसे तक CIA वालों के लिए खिदमत अंजाम देता रहा है। फिर अचानक इसके दिमाग में एक फोड़ा उठा और वो CIA का दुश्मन हो गया। इसी ख्वाह मुख्वाह की दुश्मनी में इसने CIA के एजेंट्स को कत्ल कर दिया। वाकई मुझे ये बात मालूम नहीं थी, मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। वो बोला, इसीलिए तो कह रहा हूँ गैर मुतल्लक मामलात में मत कूदो। इसका अंदाज बहुत बुरा लगा और मैंने नागवारी से कह दिया, एमल कांसी का मामला तो एक तरफ रहने दो, लेकिन साहिल मेरा जाती मामला है, तुम इसे गैर मुतल्लक नहीं कह सकते। वो खामोश नजर से चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर निहायत ही ठहरे हुए अंदाज में बोला, तुम दोनों की मुकम्मल रिपोर्ट हम तक पहुंच चुकी है। मैं जानता हूं तुम्हारे दरमियान किस किस्म का तल्लक है, लेकिन तुम्हारी मालूमात के लिए बता दूं कि जब तक तुम हमारे दोस्त नहीं बन जाते हम तुम दोनों को आपस में मिलने नहीं देंगे। दोनों मामलात को अलग डील किया जाएगा। हमारी दोस्ती का हाथ थाम लेने में तुम दोनों का फायदा है। शुएब गौरी और अज़ामबाद CIA के एजेंट की जुबानी मुझे मालूम हो चुका था कि यहूदी लाबी साहिल में किसी बेशबहा खजाने की वजह से दिलचस्पी ले रही है। इसी लाबी का एक नुमाइंदा बर्नार्ड लियो इस वक्त मुझसे मुज़ाकरात कर रहा था। मैंने सोचा इसको खरीदना चाहिए। मिस्टर लियो, मैंने ठहरे हुए लहजे में इसे मुखातब किया, मुझे पता चला है कि आप लोग किसी कीमती खजाने का राज जानने के लिए मेरी साथी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। ये क्या चक्कर है? वो मोहतात लहजा इख्तियार करते हुए बोला, धनो एक अनमोल खजाने के राज से वाकिफ है। वो खजाना मादी और रूहानी अहमियत का हामिल है। हमारे रबी मोशे हायमन इस खजाने को हासिल करना चाहते हैं। मोशे हायमन, ये एक नया नाम सामने आया था। लियो के लबो लहजे में शामिल अदबो एहतराम ये जाहिर करता था कि मज़कूरा रबी कोई बहुत ही ऊंची चीज था। मैंने कुरीद जारी रखी और सरसरी अंदाज में कहा, साहिल यानी धनो तो एक सीधी सादी लड़की है। तुम किसी खजाने के राज को इससे मंसूब करके मुझे हैरत में डाल रहे हो। वो चंद लम्हे टटोलती हुई नजर से मुझे देखता रहा, फिर इस्तफसार किया, क्या तुम इस खजाने के बारे में वाकई कुछ नहीं जानते? मैंने बेपरवाही से नफी में गर्दन हिला दी। वो बेयकीनी से बोला, धनो तुम्हारे बहुत करीब रही है। मेरा ख्याल है इसने इस बारे में कभी न कभी तो जिक्र किया होगा। अगर इसने ये बात मुझे बताई होती तो मैं पहली फुर्सत में वो खजाना खोदने निकल खड़ा होता। इसने खालिस्तन अमरीकी मिजाज का मुजाहरा करते हुए कहा। वो मानी खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, तुम्हारी बात पर यकीन करने को दिल चाहता है। ये धनो बहुत ही गहरी और मजबूत लड़की है। अभी तक इसने हमें भी कुछ बताकर
नहीं दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने ट्रैप में ला रहा था। अचानक मैंने एक बाउंसर मार दिया। कहीं इस खजाने का तल्लक बुद्ध नीलकंठ की इबादतगाह से तो नहीं। बर्नार्ड लियो नीची और सीधी बॉल्स पर काफी रन स्कोर कर चुका था। मेरे बाउंसर ने इसे आवाज भागता कर दिया। बेसाख्ता इसकी जुबान से निकल गया, हाँ वो खजाना इसी इबादतगाह के तय खाने में पोशीदा है। मैं लबों पर तंज या मुस्कुराहट से जाकर इसकी नीली आंखों में झांकने लगा। अगले ही लम्हे इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब क्या हो सकता था। तीर कमान से निकल गया था। वो नादानिस्तगी में मुझे अपनी सोच के बहुत करीब ले आया था। ताहम वो एक यहूदी था। अपनी फितरी अयारी को इस्तेमाल करते हुए इसने तशवीशनाक लहजे में मुझसे इस्तफसार किया, क्या तुम भी इस राज से आगाही रखते हो? बिल्कुल नहीं, मैंने कतियत से कहा। फिर तुमने बिल्कुल दुरुस्त हवाला कैसे दिया? इस पर एक कुरीद सवार हो गई थी। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने एक अंदाजा लगाया था जो इत्तेफाक से दुरुस्त निकल आया। दुरुस्त अंदाजा लगाना भी हर किसी के बस की बात नहीं। मैंने इसे मुतमिन करने के लिए कह दिया, दरअसल साहिल मेरी पहली मुलाकात इसी इबादतगाह में हुई थी। इसके बाद से वो मेरे साथ ही रही है। इसलिए मैंने सोचा अगर वो किसी खजाने के राज से वाकिफ है तो लामहला इसका ताल्लुक इसी बुद्ध इबादतगाह से होगा। हम तुम्हारे पैदा होने से लेकर अब तक के हालात से पूरी तरह आगाह हो चुके हैं। वो मुदब्बराना अंदाज में बोला। काठमांडू के मुजाफात में वाक़या इस इबादतगाह तक कैसे पहुँचे और इसके बाद अब तक क्या करते रहे हो, इसकी हमें मुकम्मल खबर हो चुकी है। तुम्हारी सलाहियतों को नापने और भांपने के बाद ही हमने तुम्हारा इंतखाब किया है। हम किसी पर कच्चा हाथ नहीं डालते। तुम्हारी हिस्ट्री का शायद ही कोई सफा हमारी निगाह से ओझल हो। वो मेरी जात को फोकस करना चाहता था, लेकिन मैंने चालाकी से मौजू बदल दिया और कहा, तुम लोगों तो बेपनाह ताकत के मालिक हो, बेहिसाब इख्तियार रखते हो। जब तुम्हें ये मालूम हो चुका है कि इस इबादतगाह के तय खाने कोई खजाना मौजूद है तो तुम इसे खोद कर निकाल लो। ख्वाह मुखा साहिल की मोहताजी की क्या जरूरत है? ऐसा करना अगर मुमकिन होता तो मैं फिर क्या बात थी। वो बेदिली से बोला, क्यों ऐसा करने में क्या मुश्किल है? मुश्किल इसने खिला में घूरा और बोला, हम ये कोशिश करने का खतरा मोल नहीं ले सकते। हमारे रबी मोशे हायमन का कहना है कि अगर इबादतगाह के तय खाने को खोदा गया तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा सिवाय हलाकत और बर्बादी के। इस खजाने तक पहुंचने का तरीकाकार सिर्फ धनों को मालूम है और हम बहुत जल्द इसे तावन के लिए आमादा कर लेंगे। वो हमारे कब्जे में है, इसे रबी की बात मानना ही होगी। बर्नार्ड लियो की बात सुनकर मेरे जहन में थौंची के अल्फाज गूंजने लगे। साहिल के बाप थौंची ने मुझे बताया था, जब भी सोने के इस पेश बहा जखीरे तक पहुंचने की कोशिश की गई तो इबादतगाह में खून की नदियां उमड़ आएंगी और दर्जनों सैकड़ों हलाकतें वजूद में आईं। मेरे सामने कुर्सी पर बैठा वो यहूदी भी कुछ इसी किस्म की बात कर रहा था और ये मालूमात इस तक इनके रबी ने पहुंचाई थी। मोशे हायमन वाकई कोई बहुत पहुंची हुई शख्सियत था। मैंने लियो से पूछा, तुम्हारे रबी ने इस खजाने की कोई तफसील तो बताई होगी। मैं दर हकीकत ये जानना चाहता था कि वो लोग सिर्फ सोने के जखीरे तक महदूद थे या कहानी इससे भी आगे की थी। यहूदी का रबी बेपनाह रूहानी सलाहियतों का मालिक होता है। इसका दर्जा रूहानी और मजहबी लीडर, उस्ताद और स्कॉलर जैसा होता है। इसके लिए रूहानी पेशवा के अल्फाज ज्यादा मुनासिब हैं। वो मादी और रूहानी उलूम का माहिर होता है। जाहिर और बातिन के बहुत से मामला पर इसे तसर्रुफ हासिल होता है। लियो ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, रबी मोशे हायमन का कहना है कि इस इबादतगाह के तय खाने में सोने के एक बड़े जखीरे के अलावा 5 नायाब और अनमोल स्टोन भी मौजूद है। नायाब और अनमोल इन मानों में है कि इनके साइज, मयार और तराश खराश की कोई मिसाल नहीं मिलती। वो दुनिया में तनहा और यकता है। कोई इन जैसा दूसरा रुए जमीन पर नहीं पाया जाता। वो 5 बाबरकत स्टोन रूबी, एमराल्ड, सफायर, टोपाज और डायमंड हैं। ये पांचों स्टोन जहाँ भी एक साथ मौजूद हों वहाँ बेपनाह रूहानी कुव्वतें पैदा हो जाती हैं। हमारे रबी इसी हवाले से इनमें दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं सिर्फ सोने के जखीरे के बारे में जानता था। लियो ने स्टोन्स के हवाले से जो इंकिशाफ किया था इसने वक्ती तौर पर मेरे होश उड़ा दिए थे और सबसे पहले मेरे जहन में यही सवाल उभरा था, क्या वाकई साहिल किसी नायाब खजाने तक पहुँचने का रास्ता जानती है? मेरा साबिक तजर्बा और मालूमात इस सवाल का जवाब नफी में देते थे। बहरहाल यहूदियों के रबी के दावे को आसानी से नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। अगर वो सोने वाले जखीरे का दुरुस्त पता दे रहा था तो स्टोन्स वाले मामले को यकसर रद्द करना बहुत मुश्किल था। इस खतरनाक सवाल का दुरुस्त जवाब साहिल ही दे सकती थी।
और साहिल मेरी दस्तरस में नहीं थी। मैंने बर्नार्ड लियो से पूछा, तुम मुझे इतनी अहम मालूमात दे रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं यहाँ से निकलने के बाद तुम लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता हूँ? मुश्किलात? इसने नीम तंजिया अंदाज में कहा, ये सब तो इस वक्त मुमकिन होगा जब तुम यहाँ से निकलने में कामयाब होगे। वो एक लम्हे को खामोश रहने के बाद गंभीर लहजे में बोला, वजदान, तुम इस वक्त JDP के एक निहायत ही खुफिया अड्डे पर हो। तुम्हारे यहाँ से बाहर निकलने की सिर्फ एक ही सूरत है और वो ये कि तुम हमारे दोस्त बन जाओ। मैं इस वक्त अलास्का के किस हिस्से में हूँ? बेइख्तियार मैंने पूछा। बड़े एतमाद से बोला, ये JDP का एक ऐसा पुरअसरार ठिकाना है जिसके बारे में अलास्का के वासी कुछ नहीं जानते। यूँ समझ लो कि हम सब के दरमियान भी लेकिन कोई आंख हमें देख नहीं सकती। ये एक इन सीन जोन है, नादीदा और मावराई मुकाम। ये कैसे हो सकता है? कहीं तुम मुझे मारूफ और मुतासर करने के लिए तो ये लंबी लंबी नहीं छोड़ रहे? मैंने तलखी से कहा। नहीं, वो दो टोक लहजे में बोला, हमें ऐसी किसी कोशिश की जरूरत है और ना ही तुम ऐसी बातों से मुतासर होने वाले हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आखिरी जुमला इसने मेरी आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए अदा किया था। मैंने इसके सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा इससे पूछ लिया, तुमने मेरी बात का जवाब गोल कर दिया है। अभी तक ये नहीं बताया तुम्हारा ये खुफिया अड्डा अलास्का के किस इलाके में है। इस सवाल का जवाब तुम्हें इस वक्त दिया जाएगा जब तुम हमारी दोस्ती कबूल कर लोगे। वो गहरी संजीदगी से बोला, बहरहाल ये बहुत ही पकीजा और साफ सुथरा मुकाम है। बाहर के लोगों को यहाँ लाने की जरूरत पेश आ जाए तो पहले इन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह पाक साफ कर लिया जाता है। तुम्हें एंकरेज में मिलने वाला वो रेस्पियन रिसेप्शन तो याद होगा। इसने लफ्ज रिसेप्शन में खासा जोर दिया था। मेरे तस्वर में वो हैजान खेज बात घूम गया जब रोजी और रोटी ने मुझे एक किंग साइज बाथ टब में मल मल कर धोया था। इस यादगार बात को मैं भुला कैसे सकता था? हालांकि इस वक्त मैं लगभग आधे बदन से बेदार था, लेकिन फिर भी मुझे नहलाने के दौरान में रोजी और रोटी ने अपने गुदाज उंगलियों से वो अटकेलियां की जिन्होंने मुझे सनसना कर रख दिया था। मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा बैंकॉक में गुजरा था, जहाँ मसाज एंड बाथ पार्लर की कोई कमी नहीं। मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थाई वांग भी एक मसाज पार्लर चलाती थी। मुझे बेखूबी अंदाजा था ऐसे सेंटर्स पर किस तरह गाहक की खिदमत की जाती है, लेकिन रोजी और रोटी ने जिस फनकाराना सलाहियत का मुजाहरा किया था वो बेमिसाल और नाकाबिले फरामोश था। बर्नार्ड लियो की खुरदरी आवाज ने मुझे तस्वर की दुनिया से बाहर खींच लिया। वो मजीद बता रहा था, हालांकि तुम इस वक्त एक छोटी सी कोठरी में बंद हो, लेकिन तुमने यहाँ किसी किस्म के घुटन या आलूदगी महसूस नहीं की होगी। इस पूरे अड्डे को इंतहाई फरत बख्श और पाक साफ रखा गया है। इस वक्त बाहर दर्जा हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड है। बैरूनी फजा में तुम चंद मिनट से ज्यादा सलामत नहीं रह सकते। देखते ही देखते बर्फ का हिस्सा बन जाओगे, लेकिन कोठरी के अंदर तुम बगैर कुछ ओढ़े या इजाफी गर्म लिबास पहने बड़े आराम से खड़े हो। इस हवाले से वाकई बड़ा हैरत ज़दा था। मैंने बेसाख्ता पूछा, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? इसने बताया, ये हमारे रबी मोशे हायमन का कमाल है। रबी का जिक्र करते हुए इसके अंदाज में एक अजीब सा तफाखर आ जाता था। मैं फरोई बातों को पसे पुश्त डालकर इंतहाई मुकद्दस मकसद की तरफ आ गया। इनके रबी की शान में सुनाए जाने वाले कसीदों से मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैंने बर्नार्ड लियो से सवाल किया, दोस्त बनाकर तुम लोग मुझसे क्या काम लोगे? दोस्त दोस्त के काम आता है, वो फलसफियाना अंदाज में बोला। हम तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेंगे, तुम हमारे काम आते रहना। तुम जैसे लोगों की हमें तलाश रहती है। तुम अब तक छोटे मोटे दुश्मनों से नबर्द आजमा रहे हो। हमारे साथ मिलकर तुम्हें बड़े काम करने का मौका मिलेगा। तुमने अभी तक काम की नौयत नहीं बताई। मैंने उलझनददा लहजे में पूछा। तफसीलात तुम्हें रबी मोशे हायमन बताएंगे। मैं समझ गया वो मेरी बात का जवाब नहीं देगा। मैंने तंजिया लहजे में इस्तफसार किया, और इन संगीन इल्जामात का क्या होगा जो यहाँ लाने से पहले मुझ पर आयद किए गए थे? मैंने यहूदो नवाज तंजीम CFK को शदीद नुकसान पहुँचाया है, और बेकौल तुम लोगों के 3 यहूदियों का कातिल भी हूँ। हालांकि तुम्हारा वो मार्शल आर्ट्स चैंपियन तो एक खूनरेज मुकाबले में मारा गया था। अजीम अलावा वो CD वाला मामला भी अभी बीच में ही लटका हुआ है। इसने तहम्मुल से मेरी बात सुनी और ठहरे हुए लहजे में बोला, दोस्ती की सूरत में तुम्हारी तमाम खताएं माफ कर दी जाएंगी। हम बड़े कशादा दिल और वसी ज़र्फ के मालिक हैं। मैंने इनकी कशादा दिली और वसी ज़र्फ पर बेज़बान खामोशी लाहौल भेजी। चुपते हुए लहजे में पूछा, वैसे इस CD में कौन सा राज पोशीदा था? तोते की चोंच वाले इस CIA के एजेंट ने मुझे बताया था CD में मेरे मुल्क पाकिस्तान के बारे में कोई अहम मालूमात थी। जॉनसन प्लेदर ने तुमसे गलत नहीं कहा था? क्या ये इसी एजेंट का नाम है? मैं पूछे बिना न रह सका। इसने असबात
बाद में गर्दन हिलाई। मैंने नफरत भरे लहजे में कहा, वो जॉनसन नहीं बल्कि डॉगसन है, और अगर तुम इसके नाम के आखिरी हिस्से से आर उड़ा दो तो ये ज्यादा मुनासिब रहेगा और उर्दू और अंग्रेजी का हसीन मिलाप देखने में आएगा। डॉगसन प्लीज। इस अमरीकी एजेंट के लिए मेरे दिलो दिमाग में बेहद गुस्सा भरा हुआ था। लियो के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, ताहम इसके मजबूत आसाब ने इसे तैश में आने से रोके रखा। सीडी के बारे में मालूमात फराहम करते हुए इसने बताया, CIA का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अगर अमरीकी बनफ्से नफीस खुद जाकर दूसरे मुल्कों में काम करें तो फौरन अवाम ख्वास की नजरों में आ जाएंगे, लिहाजा इन्हें वहाँ के मुकामी बाअसर और मालूमात याफ्ता अफराद से काम लेना पड़ता है। अपने काम के बंदे को ये लोग किसी न किसी तरह चुंगल में फंसा ही लेते हैं, फिर वो इनके आगे मजबूर हो जाता है। वो अपने ही मुल्क के अंदर अपनी ही कौम अफराद के दरमियान निहायत ही खुफिया तौर पर अमरीकी CIA के एजेंट के तौर पर काम करने लगता है। ताहम CIA वाले इसे एक लम्हे के लिए भी आजाद नहीं छोड़ते। इसकी नादीदा निगरानी जारी रहती है। अगर वो इन्हें धोखा देने की कोशिश करे तो ऐसी ठोकर लगाई जाती है कि आइंदा के लिए वो राह रास्त पर आ जाता है। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, शुएब गौरी और एमल कांसी की मिसालें तुम्हारे सामने हैं। तुम पर जिस CD की चोरी का इल्जाम है, इसमें इन तमाम अफराद की मुकम्मल फहरिस्त थी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अमरीकी CIA के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। अगरचे ये मालूमात कोड वर्ड्स में है, लेकिन कंप्यूटर का कोई माहिर नहीं इन्हें बआसानी डिकोड कर सकता है। बर्नार्ड लियो निहायत ही खतरनाक इंकशाफ कर रहा था। काश ऐसी कोई CD वाकईतन मेरे हाथ लग जाती, मैं इन नासूरों को नीस्तो नाबूद कर देता जो अगियार के हाथों का खिलौना बनकर मेरे मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे थे। अफसोस वो निहायत ही अहम CD नकली वजदान के हाथ लग गई थी। पता नहीं वो आफत ज्यादा इस CD की मालूमात को किस काम में लाने वाला था। मैंने बर्नार्ड लियो से पूछा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुमने बताया है शुएब गौरी कराची में CIA के एजेंट की हैसियत से काम कर रहा, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक वो वहाँ यहूदी लाबी का आलकार है। इनके मकासद को परवान चढ़ाने के लिए इसने नाम नहाद इस्लाही तंजीम क्राइम फ्री कराची CFK की आड़ ले रखी है। वो जेरे लब मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया और बोला, एक ही बात है। मैंने पूछा, मैंने 3 यहूदियों को कत्ल किया है तुम्हारे शुमार के मुताबिक, और CIA वालों की एक खुफिया CD चुराई है। इन संगीन जुराइम की बिना पर मुझे DC पहुंचाया जाना चाहिए था। CIA वालों ने मुझे इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया? ये भी हमारे रबी का कमाल है। वो गहरी संजीदगी से बोला, रबी मोशे आयमन के सामने कोई सवाल नहीं उठा सकता। इन्होंने तुम दोनों के बारे में पहले ही फैसला सादर कर दिया था कि तुम्हें DC के बजाय इसराइल पहुंचाया जाएगा। पहले रबी अपना काम करेंगे, इसके बाद अगर जरूरत महसूस हुई तो तुम्हें वाशिंगटन DC रवाना कर दिया जाए। DC वाले तुम लोगों से। मैं इसकी बात सुनकर चौंक उठा और कता कलामी करते हुए कहा, फिर हमें इसराइल के बजाय अलास्का के बर्फबार में क्यों लाकर फेंक दिया गया? मैं यही बताने जा रहा था, वो रसानियत से बोला, लेकिन तुमने मेरी बात काट दी। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद इसने कहा, तुम्हें इसराइल के बजाय अलास्का लाने का फैसला भी रबी मोशे हायमन ही का है। JDP का हेडक्वार्टर तो इसराइल ही में है, ताहम हेडक्वार्टर के बाद ये ठिकाना सबसे ज्यादा महफूज समझा जाता है जहां पर तुम इस वक्त मौजूद हो। इसकी एक खास वजह है, और वो ये कि इस ठिकाने के वजूद से कोई वाकिफ नहीं पाए इंतहाई मुतलका लोगों के। इसने सांस लेने की खातिर थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा, जब तुम US एयरबेस पर एक तैयारे के अंदर बैठे जॉनसन प्लीदर के सवालात के जवाब दे रहे थे तो इसी वक्त हमारे रबी ने इसराइल जाने का प्रोग्राम कैंसिल करके अलास्का का फैसला सुना दिया था। आखिर ऐसा क्यों किया गया? मैंने बेताबी से पूछा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, रबी के फैसलों पर सवाल नहीं किया जाता, बर्नार्ड लियो ने कहा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर मुझे तुम्हारे रबी से मिलने का मौका मिला तो मैं ये सवाल जरूर उठाऊंगा। बर्नार्ड लियो ने गुस्सीली नजर से मुझे घूरा। इसकी दानिश्त में मैं इनके रबी की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब हो रहा था। वो कदरे सख्त लहजे में बोला, अंदाज धमकी देने वाला था। अगर मेरी बातें तुम्हारी समझ में ना उतर सकी तो फिर रबी तुम्हें ट्रीट करेंगे। बहरहाल हमने
से काम तो लेना है, रबी अपना कोई मिशन अधूरा नहीं छोड़ते। मैंने उखड़े हुए लहजे में कहा, अगर मैं तुम लोगों का साथ देने से इनकार कर दूं तो? मैंने कहा ना, फिर तुम्हें रबी मोशे हायमन के हवाले किया जाएगा। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, रबी संगीन तरीन इनकार को भी आसान तरीन इकरार में बदलने का हुनर जानते हैं। मैंने जलकर कहा, तो फिर यही बेहतर है, तुम पहली फुर्सत में मुझे अपने रबी के पास ले चलो। मैं तुम लोगों की मुनाफिकाना दोस्ती पर 1.25 लाख लानत भेजता हूँ। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। इसकी आंखों से नफरत की चिंगारियां सी उड़ रही थी। वो दोनों मुठ्ठियों को बार बार बेंच खोल रहा था। इसने जुबान से एक लफ्ज अदा न किया। मेरे तर्ज तकल्लम और अल्फाज की आतिशबाजी ने इसे सरतापा आग का गोला बना दिया। ताहम चंद लम्हात के बाद ही इसने अपनी कैफियत पर काबू पा लिया और सरसराती हुई आवाज में बोला, सैनिटर्स पर किसी तरह गाहक की खिदमत की जाती है, लेकिन रोजी और रोटी ने जिस फनकाराना सलाहियत का मुजाहरा किया था वो रबी की जानब से फिलहाल हमें कुछ न कहने के अहकाम है। लेकिन फिक्र न करो, तुम्हारे दिमाग की सारी गर्मी को कशीद करके वहाँ अलास्का की ठंडी ठार बर्फ को सजा दिया जाएगा। तुम बेखुशी हमारे इशारों पर नाचने लगोगे। मैं खामोशी और मानदाना नजर से यकटुक इसे घूरता चला गया। वो ठोस लहजे में बोला, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात की मोहलत है। ठंडे दिलो दिमाग से अच्छी तरह सोच कर फैसला कर लो। अगर सुबह तुम्हारा फैसला हमारी दोस्ती के हक में हुआ तो बड़ी अच्छी बात है। ये बेसूरत दीगर तुम्हें रबी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल। बात खत्म करके वो मुड़ा और तेज कदमों से चलते हुए मेरी निगाह से ओझल हो गया। बर्नार्ड ल्यू के साथ होने वाली तवील गुफ्तगू ने कोफत के साथ साथ मेरी मालूमात में भी अब बेपना इजाफा किया था। मैं अमरीकी CIA और सेहूनी तंजीम JDP के दरमियान तख्ता मश्क बनकर रह गया था। ये मेरी जिंदगी का एक नया और हंगामा खेज मोड़ था। पता नहीं हालात की करवट मुझे कहाँ पहुँचाने वाली थी। बुद्ध नीलकंठ वाली इबादत गाह के हवाले से लियो ने हैरत अंगेज इंकशाफ किया था। मैं सिर्फ तय खाने वाले सोने के जखीरे से वाकिफ था। रबी मोशे हायमन का दावा था इसी तय खाने के किसी हिस्से में 5 कीमती पत्थर डायमंड, एमराल्ड, रूबी, सफायर और टोपाज भी मौजूद थे, जो अपनी साख्त और तराश की बिना पर अनमोल और नायाब थे। और इन रूहानी नायाब पत्थरों तक सिर्फ और सिर्फ साहिल ही पहुंचा सकती थी। लेकिन मुझे साहिल कहीं से भी ऐसी नहीं लगती थी। बर्नार्ड ल्यू ने रुखसत होते हुए मुझे एक रात की मोहलत दी थी ताकि मैं इनकी दोस्ती या दुश्मनी का इंतखाब करने के लिए अच्छी तरह सोच विचार कर लूं। इसका वाज़ेह मतलब यही था। वहाँ रात या तो शुरू हो चुकी थी या फिर शुरू होने वाली थी। मुझे ल्यू से ये पूछने का ख्याल नहीं रहा था कि इस वक्त के इस कोठरी में मुझे दाखिल कैसे किया गया था, जबकि इसकी दीवारों में दरवाजा नाम की कोई शय मौजूद नहीं थी। नन्ही मुन्नी अजीबुल शक्ल बाहर खिड़की से इंसानी दाखिला मुमकिन नहीं था। बिल्कुल ऐसा महसूस होता था कि मुझे एक जगह पर खामोश बिठाकर वो कोठरी नुमा छोटा सा कमरा तामीर किया गया था। मेरे बदन के मफलूज हिस्से पूरे तरह बेदार हो चुके थे। हल्के फुल्के नाश्ते ने जिस्म में मजीद चुस्ती भर दी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे जमाइयां आने लगी। ये इस काफी का असर था जो नाश्ते में मैंने पी थी। चाय और काफी मुझ पर उल्टा असर करती है। नींद भगाने की बजाय ये इसे दावत देकर बुलाती है। मैं जाकर मैट्रेस पर लेट गया। किसी फैसले पर पहुंचने के लिए मुझे सोच विचार की जरूरत नहीं थी। मेरा फैसला अटल था और वो ये कि मुझे किसी भी सूरत यहूदियों का आलाकार नहीं बनना था, ना दोस्त की शक्ल में और ना ही दुश्मन के रूप में। लिहाजा ज्यादा बेहतर यही था कि मैं अपनी नींद पूरी कर लूं। पता नहीं आइंदा कैसे हालात पेश आते, घंटों आंख लगाने का मौका भी मिलता या नहीं। अब मेरा साहबका चौधरी नवाज़ अली या शोएब गौरी जैसे दुश्मनों से नहीं था। यहूदी इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थे। इस कुव्वत से निपटने के लिए मुझे अपनी जहनी और जिस्मानी और रूहानी ताकतों को यक बेयक वक्त बरोकार लाना था और इस सिलसिले में ची का शोबा निहायत ही अहम था। ऐसा सोचते ही मैं उठकर बैठ गया। नींद की वादी में उतरने से कबल योगा और ची की मशकें, मखसूस मशकें करना जरूरी था। मैंने जिस्म को आमादा करने के लिए हाथ योग के 2-3 आसन लगाए। मुबीना तौर पर वो रात का वक्त था, ताहम कोठरी के अंदर बड़ी फरत और आसूदगी महसूस होती थी। पता नहीं ये एयर कंडीशनिंग का कैसा निजाम था, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था। मैं लगभग 10 मिनट तक पुराना याम के तहत स्ट्रोक ब्रीथिंग करता रहा। ब्रीथिंग के इस मखसूस अंदाज में एक खास तरीके से इनहेल और एक्सेल किया जाता है जो ची को मुतहरक कर देता है। जब ची पूरी तरह बेदार हो गई तो मैंने तस्वर कायम कर लिया। इस वक्त मेरी तवज्जो का मरकज साहिल थी। दरअसल मैं एक तजर्बा करना चाहता था। बुद्ध नीलकंठ की इबादत गाह के जिक्र से मेरे जहन में वो वाकया ताजा हो गया था जब नागपाल के भेजे हुए 3 अफराद की जीप को खौफनाक हादसा पेश आ गया था। वो लोग मेरी और जख्मी सिम्बा की तलाश में
इस इबादतगाह की तरफ आए थे। थोंची ने मुझे और धनों को तय खाने में छुपा दिया था। वो लोग हमें न पाकर थोंची और बीरजानी को अपने जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाकर वापस चले गए थे। जब मैंने साहिल के माँ बाप की हालत देखी तो मेरा खून खोल उठा और मैंने आंखें बंद करके इन 3 अफराद का तस्वर किया था। पता नहीं वो कौन सा लम्हा था कि थोड़ी सी कोशिश के बाद वो लोग मेरे तस्वर में आ गए थे। मेरी सोच के अकाब ने इन्हें जा लिया था। वो तीनों एक जीप में सवार बागमती की तरफ जाने वाली काकाई हाईवे पर थे। तेज रफ्तारी से उड़े जा रहे थे। मैंने इन्हें अपने तस्वर में फोकस कर लिया। अगले ही लम्हे मुझे सामने से लकड़ियों से लदा हुआ एक ट्रक आता दिखाई दिया था और फिर वो जीप इस ट्रक से टकरा गई थी। वो तीनों फनाह के घाट उतर गए थे। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ था। इस वक्त मेरा दिलो दिमाग इन बदमाशों के लिए गमो गुस्से से भरा हुआ था। मैं इन की शदीद तरीन बर्बादी का ख्वाह था। इन्होंने थोंची और बीरजानी को वहशियाना सलूक से गुजारा था। हो सकता है मेरी शदीद ख्वाहिश ने इन तीनों का बट्टा बिठा दिया हो। ये भी मुमकिन था कि ये कोई बात ना हो। इन तीनों की मौत इसी हादसे में वाकया होना लिखी हो और मेरे तस्वर ने मुझे इनकी भयानक मौत का मंजर दिखा दिया हो। होने को कुछ भी हो सकता था, लेकिन थोंची का ख्याल यही था कि मैंने अपनी किसी पुरअसरार शक्ति की मदद से इन तीनों को निस्तो नाबूद कर दिया और ये किया। साहिल के सरापा पर तवज्जो मरकोज के चंद ही मिनट गुजरे थे कि वो मेरे तस्वर की गिरफ्त में आ गई। मेरा तखयल इसके सरापा से रोशन हो गया। वो इस वक्त मेरी ही जैसी एक कोठरी में किसी गद्दे पर लेटी हुई थी। इसकी आंखें बंद थी। पता नहीं वो सो रही थी या ऐसे ही आंखें मौंद रखी थी। वो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। जी चाहा कि हाथ बढ़ाकर इसे छू लूं, उठाकर बिठाऊं, बाहों में भर लूं। बेसाख्ता मेरे लबों ने इसे पुकारा साहिल। वो मेरी इस पुकार के साथ ही तस्वर टूट गया। वो मेरी तस्वर की निगाह से ओझल हो गई। मेरी बंद आंखों के सामने तारीकी के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। इस कोठरी में मैं अकेला ही था। साहिल किसी और कोठरी में रह गई थी। मैंने बेइख्तियार दोबारा आंखें बंद कर ली। साहिल को अपने तस्वर में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार कोशिश के बाद भी मुझे कामयाबी हासिल न हुई। वो मेरे तस्वर में ट्यून नहीं हो पा रही थी। मैंने अपने पिट्यूटरी और पैनल ग्लैंडर पर कई मरतबा तवज्जो मरकोज की, मगर कुछ हासिल न हो सका। मेरी बातनी आंख ने काम करने से इनकार कर दिया। पिट्यूटरी ग्लैंड भी कई सिग्नल रिसीव करने के मूड में नहीं था। मैंने थक हार कर कोशिश तर्क कर दी। आज मैं एक हैरत अंगेज और खुशगवार तजर्बे से गुजरा था। मैंने इर्तिकाज़े तवज्जो से अपने टारगेट तक रसाई हासिल कर ली थी, मगर फिर मेरी पुकार के सबब इस तस्वर में रखना पड़ गया, जो कई दफा की कोशिश के बाद भी दूर न हो सका। इस वक्त मैं ये फैसला न कर पाया कि वो ची का कोई करिश्मा था या मेरी कोई मखसूस बातनी कुव्वत बेदार हो गई थी। बहरहाल वो जो कुछ भी था, इसका तल्लक थर्ड आई यानी बातनी आंख से ही हो सकता था। ची की कुव्वत ने इसी रास्ते से मुझे साहिल तक पहुंचाया था। गोया ताकत ची और वसीला तीसरी आंख का मिलाप हो गया था। इस तजर्बे के बाद मुझे अफसोस होने लगा कि अब तक मैंने साहिल का सुराग लगाने के लिए ये अमल क्यों नहीं किया था। मैं कई माह से इसकी तलाश में दर दर की खाक छान रहा था। अगर मैं पहले ही साहिल का तस्वर करके अपने क्लाइंट्स को जहमत देता तो इसकी लोकेशन वगैरह मालूम करने में कामयाब हो सकता था। जाने इससे पहले इधर मेरा ध्यान क्यों नहीं गया था। सच्ची कहते हैं कुदरत के कारखाने में हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। इससे पहले या बाद की कोई सूरत नहीं। ये सलाहियत भी इस वक्त मुझ पर खुलना थी जब मैं अपनी जिंदगी के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा था। ताहम अभी मैं अपनी इस सलाहियत के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता था। अगर मैं इसकी प्रैक्टिस करता तो शायद इसमें महारत हासिल हो जाती। साहिल खैरो आफियत से थी, ये जानकर मेरे दिल को इत्मीनान हो गया। मैंने अपने दिमाग को मखसूस हदायत दी और नींद की मेहरबान बाहों में सिमटता चला गया। मैंने अपने ब्रेन क्लॉक को अलग सुबह पर सेट किया था। हदायत के सिलसिले में मेरे दिमाग ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। मैंने जो वक्त मुकर्रर किया इसी पर मेरी आंख खुल जाती। इसी हदायत का एक हिस्सा ये भी होता है कि अगर इस नींद के दौरान में मेरे आसपास कोई गैर मामूली वाकया पेश आने की तवक्को हो तो मेरी आंख वक्त मुकर्ररा से पहले ही खुल जाएगी। और इस रात मेरी आंख अचानक खुल गई थी। मैं टांगे नीचे फैलाए मैट्रेस पर खामोश लेटा रहा। ये एहसास तो हो गया था कि अभी मेरी बेदारी का वक्त नहीं हुआ। इसका यही मतलब था कि कोई गड़बड़ हो चुकी है या होने वाली है। मैं बड़ी तवज्जो से लेटे लेटे सुनगिन लेने की कोशिश करने लगा, फिर एहतियात से उठकर बैठ गया। कोठरी और इसके अंदरून का मुख्तर सामान जो का तू था। अजीबुल वजूद खिड़की से मुनासिब रोशनी कोठरी के अंदर पहुंच रही थी। इस सामान से ये अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं
था कि बाहर दिन होगा रात। मेरे पास घड़ी भी मौजूद नहीं थी कि हिसाब किताब कर लेता, अलबत्ता मुझे भरोसा था कि अभी सुबह होने में बहुत वक्त बाकी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।